स्टूडेंट्स, आज हम आपको कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे और आज के वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला रहेगा कम्युनिकेटिंग जंक्शंस और दूसरा ये टेबल जो है उसमें इसके पहले के जो दो वीडियोस हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आज का, इन तीनों को मिला के इस टेबल को हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में दो चीज़ें आएंगी। एक गैप जंक्शन आएगा जो एनिमल सेल्स में मिलेगा और दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा जो कि प्लांट सेल्स में मिलेगा। गैप जंक्शंस उन सेल्स में या उन टिश्यूज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, इनकी संख्या, इनकी नंबर्स उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर रैपिड कम्युनिकेशन टिश्यूज़ में होता है, सेल्स के बीच में रैपिड कम्युनिकेशन होता है। उन सेल्स में गैप जंक्शंस की संख्या अधिक पाई जाती है। गैप जंक्शंस में दो एडजॉइनिंग सेल्स, जो दो एडजेसेंट सेल्स, दे आर अलाइंड इन पैरेलल। टू एडजेसेंट सेल्स आर अलाइंड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में आ जाते हैं और उनके बीच में गैप जंक्शंस बनते हैं जिनको कनेक्शंस कहते हैं। ये गैप जंक्शंस जो है 6 इंटीग्रल प्रोटीन्स के होते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। देयर नंबर इज 6, 1 2 3 4 5 6। देयर नंबर इज 6। They are arranged in circle so as to create a channel across the plasma membranes. ये दो सेल्स हैं, सेल 1 एंड सेल 2। ये लिपिड बाइलेयर है, ये देखिए लिपिड की बाइलेयर है। ये दूसरे सेल की लिपिड बाइलेयर है और ये कनेक्शन है। 6 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि सर्किल में अरेंज होती हैं और उस सर्किल के सेंटर में एक चैनल बनता है और वो चैनल एडजॉइनिंग सेल्स के आर पार जाता है। ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो गैप जंक्शंस बनाते हैं, ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन सरफेस के बाहर भी प्रोट्रूड करते हैं, थोड़ा सा बाहर, सेवरल नैनोमीटर्स बाहर दोनों तरफ रहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये सेल 1 है, ये पीछे छिपा हुआ, ये सेल 2 है, ये बाहर से आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सेल को, दोनों सेल को छेद रहे हैं, भेद रहे हैं और एक सेंट्रल चैनल बन रहा है। इसको बनाने वाली जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर साइड में है और जो इसका इंटीरियर है, जो चैनल को फेस करती हुई साइड है इस प्रोटीन की, वो इसके सेंटर में है। जो इसके बीच में चैनल बन रहा है उसके तरफ है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो इसके थ्रू सेल्स के साइटोप्लाज्म से चीज़ें इस सेल से दूसरे सेल के अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो दोनों सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, ये सेल 1 और ये सेल 2, तो ये दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में करीब 2 to 3 nm की डिस्टेंस होती है। 2 to 3 nm की सेपरेशन होता है। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस। और ये जो है 2 एडजेसेंट कनेक्शंस, ये कनेक्शंस जो होते हैं वो डम्बेल शेप में होते हैं, जैसे हम लोग एक्सरसाइज में लेते हैं। इधर भी जरा रहता है, इधर भी निकला रहता और बीच में हम पकड़ने के लिए रहता है। तो दूसरे सेल का जो है वो अंदर छिप गया, वो दिखाई नहीं दे रहा फिगर में। एक्चुअली वो दिखेगा इस तरह से कुछ, वो डायग्राम, ये डम्बेल शेप हो गया। तो इस तरह से
और इसके बीच में सेंटर में चैनल बनेगा, ये चैनल है, और इसका जो डायमीटर होगा चैनल का ये करीब 1.5 mm होगा इसका डायमीटर। इस चैनल के थ्रू, चूँकि इसका इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इसके थ्रू जो है सेल के साइटोप्लाज्म से स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयंस और मॉलिक्यूल्स वो इसके थ्रू आर पार होंगे एक सेल से दूसरे सेल में, और ये ऐसे टिश्यूज़ में कनेक्शंस ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ पर रैपिड कम्युनिकेशन होता है, जैसे सच एज नर्व सेल में बहुत रैपिड कम्युनिकेशन होता है, मसल सेल में बहुत रैपिड कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे नर्व टिश्यूज़ में और मसल टिश्यूज़ में ये गैप जंक्शंस बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, और गैप जंक्शंस जो है वो कनेक्शंस के बने होते हैं, और कनेक्शंस जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। हर गैप जंक्शन में 6 कनेक्शंस होंगे, हर गैप जंक्शन में 6 कनेक्शंस होंगे। देखिए इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 कनेक्शंस जो कि डम्बल शेप्ड में होंगे, वो ऐसे एक दूसरे से मिल जाएंगे, और बीच में ये चैनल होगा। चैनल से इसके आर पार इस सेल से दूसरे सेल में स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसके थ्रू शुगर भी आ जा सकते हैं, इसके थ्रू अमीनो एसिड्स भी आ जा सकती हैं। लेकिन ये जो चैनल होते हैं वो बस इतने ही होते हैं कि इनके थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर पार नहीं जा सकते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को अपने थ्रू नहीं जाने देगा, लेकिन स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ये अपने थ्रू आने जाने देता है। जब कभी सेल डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंजर्ड हो जाती है किसी वजह से, किसी कारण से, तब जो सेल के बाहर ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें जो फ्लूइड है उसमें कैल्शियम बहुत रिच होता है, कैल्शियम आयंस बहुत रिच होते हैं। ये कैल्शियम आयंस इंजर्ड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लीकी हो जाती है, वो लीक करती है, और उसके थ्रू कैल्शियम आयंस सेल के अंदर जाके इन गैप जंक्शंस को या इन कनेक्शंस के चैनल्स को बंद कर देते हैं। इस बंद होने से जो इसके एडजेसेंट सेल्स हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कनेक्शंस हैं ये डायनेमिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये गैप जंक्शंस जो हैं डायनेमिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये बात जान जाइए कि इसके थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स इसके थ्रू आर पार नहीं आ जा पाएगी, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही आ जा सकते हैं। जो दूसरा है वो प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेटिंग जंक्शंस का दूसरा फॉर्म है, और ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल्स में गैप जंक्शंस नहीं पाए जाते हैं। इसका एक मेन कारण है कि जो प्लांट सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अपने बाहर की तरफ सेल वॉल रखती है। तो सेल वॉल जो है वो किसी तरह का कनेक्शन होने में बाधा पहुंचाता है, कनेक्शन नहीं होने देता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जंक्शन फॉर्मेशन। तो जंक्शन फॉर्मेशन प्लांट सेल में नहीं हो पाता है। उसकी जगह पर जितने भी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, ये कोई भी चीज़ प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल जंक्शन फॉर्मेशन में एक बाधा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए एक सेल की, और ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस होगा, सारी चीज़ें होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल की, ये सेल 2 है, इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज़ करके एक पतली सी कैनाल बनाती हैं जिसको कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये डेस्मोटिब्यूल है। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होती हैं और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की असेंबली कराती हैं, उसके असेंबली कराने में हेल्पफुल होती हैं, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में जो लिपिड इनकॉर्पोरेट होती है वो उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो इसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, दोनों की मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखिए लाइंड है। ये ब्लैक कलर में जो लाइनिंग है ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों फ्यूज़ कर गई हैं। ये एक सेल की सेल वाल है, ये दूसरे सेल की सेल वाल है। ये बीच में जो दोनों सेल वाल के बीच में है इसको मिडिल लैमेला कहते हैं। तो इस तरह से एक सेल और सेल के बीच में जो प्लांट सेल में कनेक्शन बनता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट हैं, लेकिन देखिए दोनों की नीड्स जो हैं एक ही तरह की हैं। दोनों में कम्युनिकेटिंग जंक्शन है। एनिमल सेल में इसको गैप जंक्शन कहेंगे, प्लांट सेल में इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कम्युनिकेशन में हो जा रहे हैं। प्लांट सेल में भी जो ये प्लाज्मोडेस्माटा बन रहा है, जो कनेक्शन बन रहा है, इसके थ्रू स्मॉल आयन एंड मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल हैं वो आर पार आते जाते हैं, साइटोप्लाज्म के कनेक्शन में होते हुए एक सेल से दूसरे सेल में आते जाते हैं। लेकिन ये भी प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन बन रहा है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को आर पार होने में, मतलब इसके थ्रू कम्युनिकेट होने में ये प्रिवेंट करता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की दोनों की नीड में बहुत सिमिलरिटी है। एक ही तरह से दोनों काम करें, दोनों सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने दे रहे हैं। लेकिन दोनों जो ये गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों अपने थ्रू मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देते। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन्स को ये अपने थ्रू, या और भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हो सकते हैं उनको अपने थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। ये पूरे इस चैप्टर की समरी है। सेल रिकग्निशन एंड एडिशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, ये तीनों की ये समरी है। ये देखिए टाइप ऑफ कनेक्शन है, किस तरह के कनेक्शन होंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका फंक्शन होगा और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा देखते जाएंगे इसको। ये जो टाइप ऑफ कनेक्शन में हम बताए थे कि जब सेल के पास होते हैं तो एक दूसरे को रीड करते हैं, सेल एक दूसरे को पढ़ते हैं कि हमारे ही टिश्यू का है, हमारे ही बॉडी का है या दूसरी बॉडी का है। तो सेल के सरफेस पर मार्कर्स होते हैं जिससे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे अपने का सेल्फ है या ये नॉन सेल्फ है, अपने ही टिश्यूज़ का है या दूसरे टिश्यू का है। तो वो क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, जो सेल सरफेस मार्कर्स होंगे, दे आर वेरिएबल्स, दे में बी इंटीग्रल प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर
वेरिएबल्स होंगे। वो कैसे वेरिएबल्स होंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स होंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फंक्शन क्या होंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे सेल को कि हम किस तरह के सेल हैं। तो और इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि MHC कॉम्प्लेक्सेस हैं। MHC कॉम्प्लेक्सेस में ए सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो हर सेल पर MHC प्रोटीन्स बनाते हैं, जिससे एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो रीड करता है कि ये जो प्रोटीन है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो इससे सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकग्निशन होता है। ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू ब्लड ग्रुप्स का भी निर्धारण होता है, फॉर्मेशन होता है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ ब्लड ग्रुप है, वो ग्लाइकोलिपिड्स के ऊपर डिसाइड हो जाता है। एंटीबॉडीज़ भी वो अपनी पहचान करती हैं। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमने आपको जंक्शंस में बताया था, टाइट जंक्शंस। और टाइट जंक्शंस जो हैं वो एपिथेलिया में बनते हैं। एपिथेलिया जो है सिंगल सेल की सीट होती है, एक सेल थिकनेस की सीट होती है। अब वो एपिथेलिया एक दूसरे के साथ बहुत कसके ज्वाइंट होते हैं। दे फॉर्म मेशवर्क ऑफ रिजेज एंड फरो। एक का रिज और दूसरे की फरो, वो ऐसे उनकी बाइंडिंग हो जाती है, मेशवर्क बनाते हैं। और वो जो उनकी मेशवर्क बनता है रिज और फरोज का, वो लीक प्रूफ होता है। वो फाइब्रस प्रोटीन की सीलिंग हो जाती है और वो सेल को सराउंड कर लेता है, तो वो चीज़ों को लीक नहीं करने देता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। वो बहुत सारी प्रोटीन्स जो सेल के एपिकल रीजन में हैं उनको, या सेल के बेसल रीजन में हैं, चूँकि मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड होती है, तो उनको ड्रिफ्टिंग से बचाता है। सेल्स, नेबरिंग सेल्स। और जो एग्जाम्पल है जंक्शंस बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और उनके एपिकल पोर्शन पर जंक्शन बन जाते हैं। तो गट से, इंटेस्टिनल ल्यूमेन से चीज़ें उस बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाती हैं। दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनता है, टाइट जंक्शन बनता है, उसको पार नहीं कर पाती हैं चीज़ें। तो गट में वो पाया जाएगा। और ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होती है। अगर यूरिन फिर बैक आने लगे सेल के बीच से बॉडी में, तो वो भी बहुत हार्मफुल। तो वहाँ पे गट में भी और ब्लैडर में भी जो है ये टाइट जंक्शंस बनते रहते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ये एडहेरेंस जंक्शन है, जिसको एडहेरिंग बेल्ट भी कहते हैं, ये डेस्मोसोम है और ये हेमीडेस्मोसोम है। ये तीनों जो हैं एंकरिंग जंक्शंस के हेडिंग में आते हैं। ये तीनों एंकरिंग जंक्शंस हैं। एंकरिंग जंक्शन क्या करता है कि एक सेल के साइटोस्केलेटन को दूसरे सेल के साइटोस्केलेटन से कनेक्ट करता है। और या तो एक सेल के साइटोस्केलेटन को दूसरे सेल के साइटोस्केलेटन से कनेक्ट करेगा, या एक सेल के साइटोस्केलेटन से कभी कभी बेसल लेमिना से भी कनेक्ट करता है। तो वो ये है, हेमीडेस्मोसोम बनाता है। तो एंकरिंग जंक्शंस ये टाइट जंक्शंस के ठीक नीचे पाया जाएगा, जस्ट बिलो द टाइट जंक्शंस ये एंकरिंग जंक्शन या बेल्ट बनती है। और ये एक्टिन बंडल्स को, एक सेल के एक्टिन बंडल को दूसरे सेल की एक्टिन और पूरे सेल के एक्टिन बंडल्स को ये जोड़ के एक बेल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और सेल्स एक दूसरे से एंकर्ड रहते हैं। एंकरिंग मतलब जैसे लंगर डाल देना। लंगर डाल देने से चीज़ें एक दूसरे से भाग के दूर नहीं जाने पाती, सब एक जगह सिमटी रहती हैं। फॉर्म ए बेल्ट around each of the interacting epithelial cells below tight junctions, connect extracellular matrix to cytoskeleton। सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगी और उसको साइटोस्केलेटन से ये कनेक्ट भी कर देता है। टिश्यूज़ विद हाई मैकेनिकल स्ट्रेस, जहाँ पर टिश्यूज़ को बहुत मैकेनिकल स्ट्रेस है, उन टिश्यूज़ में ये एडहेरिंग
जंक्शन पाए जाएंगे या एडहेरेंस बेल्ट पाए जाएंगे, सच एज स्किन। स्किन में पाया जाएगा, स्किन पर मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद जो एंकरिंग जंक्शन में दूसरा है वो डेस्मोसोम है। ये स्मॉल सर्कुलर स्पॉट की तरह से होते हैं, तो इसको कह दिया गया कि ये स्पॉट वेल्ड है। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत टाइटली वेल्ड है, वेल्डिंग हो गई इसकी। दैट एंकर्स द टफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो रोप की तरह से होते हैं, रस्सी की तरह से होते हैं, और एक सेल को दूसरे सेल से बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं। और उन दोनों के बीच में कैडरिन मालिक्यूल्स, कैडरिन प्रोटीन्स होती हैं। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैडरिन दूसरे सेल की कैडरिन से जुड़ी रहेगी, और कैडरिन जो है फिर प्लेक से जुड़ेगा। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर दो सेल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आ रही हैं, दोनों सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्लेक पाए जाएंगे। प्लेक क्या है? वो शीट है एंकरिंग, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो जुड़ेंगी। एंकरिंग जंक्शंस बाइंड सेल्स टुगेदर। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। एपिडेस्मोसोम्स जो हैं स्किन पर, जहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा है वहाँ पर पाए जाएंगे। हेमिडेस्मोसोम्स ये सर्टेन सेल्स में पाए जाएंगे, और ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बेसल लेमिना से ज्वाइन करते हैं। सेल की बेसल लेमिना उसे ज्वाइन करेंगे, ये सेल से सेल में नहीं ज्वाइन करेंगे, ये बेसल लेमिना से ज्वाइन करेंगे। एंकरिंग फंक्शन हो जाएगा एट द बेसिस ऑफ सर्टेन एपिथेलियल सेल्स। गैप जंक्शंस ये 6 ट्रांसमेम्ब्रेन कनेक्शन प्रोटीन्स के बने होते हैं, और वो कनेक्शन प्रोटीन्स ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन होंगे, मेम्ब्रेन के आर पार जाएंगे, थोड़ा सा मेम्ब्रेन के बाहर प्रोट्रूड करेंगे, और इनके नंबर 6 होंगे। ये सर्किल में रहेंगे। उसका एक सरफेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ जुड़ा रहेगा, और जो चैनल बीच में बनेगा वो हाइड्रोफिलिक रीजन रहेगा, तो जिससे वाटर सॉल्युबल थिंग्स जो हैं उस चैनल के थ्रू आसपास हो जाएंगी। तो उस चैनल का हमने डायमीटर आपको बताया था कि 1.5 होगा, और ये जो इनके नंबर जो हैं 6 होंगे, 6 कनेक्शंस मिलके, तो दो सेल के जो कनेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और बीच में एक सेंट्रल चैनल पास करेगा, जिसके थ्रू वाटर सॉल्युबल आयंस और मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में पास करेंगे। लेकिन ये जो कनेक्शन बनता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट कर देता है, अपने थ्रू नहीं पास होने देता है। शुगर और अमीनो एसिड तो पास हो जाती हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स वो इन गैप जंक्शंस के थ्रू नहीं पास हो पाती हैं। और ये गैप जंक्शंस कहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे? जो एक्साइटेबल टिश्यूज़ हैं, सच एज नर्व टिश्यू में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और मसल सेल्स में जहाँ पर रैपिड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर गैप जंक्शंस पाए जाएंगे। ऊपर के सभी डिस्क्राइब जो हैं वो जो चीज़ें हैं ये गैप जंक्शंस हैं, ये यहाँ तक तो एनिमल सेल में मिलेगा, लेकिन ये कोई भी जंक्शन प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर प्लांट सेल में क्या मिलेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, और वो जो सेल वॉल है वो जंक्शन फॉर्मेशन नहीं होने देती है। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा में सेल 1 और सेल 2 इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, और बीच में एक गैप बनता है। इस गैप के थ्रू जो ट्यूब बन रही है उसके थ्रू भी स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, बट प्रिवेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट टिश्यूज़।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों सेल्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटीज़ भी बहुत शो कर रहे हैं कि दोनों की ज़रूरतें एक जैसी हैं, दोनों फंक्शन एक जैसे कर रहे हैं। बस प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल है उसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल, they are unable to form junctions between cells. Thank you.